हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी हमारा स्टोकियोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन। स्टोकियोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है, इसका मतलब स्टोकियोमेट्री टर्म का क्या मतलब होता है किसी भी रिएक्शन के लिए। तो पहले तो इसकी स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव quantities of various substances taking part in a reaction or forming a compound ठीक है जी। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड क्या बोलेंगे हम, स्टोकियोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है जी। यानी अगर हम यहाँ पर बात को समझते हैं तो अगर हमने किसी भी रिएक्शन को अगर टेक प्लेस कराना है, ठीक है जी, तो उसके अंदर जो हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो भी क्वांटिटी को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है जी, उनके बीच की ये रिलेशनशिप है। यानी ये बताती है हमारे को, आप कह सकते हो आप कि किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी क्वांटिटी आपके प्रोडक्ट की बन रही है उसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट के कितने मोल्स वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, कितनी क्वांटिटी आपको रिएक्टेंट की लेनी होगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जो भी आपका डिज़ायर्ड अमाउंट आपको प्रोडक्ट का चाहिए उस पर्टिकुलर अमाउंट को ऑब्टेन करने के लिए रिएक्टेंट को हमें कितने अमाउंट में ले करके चलना होगा, स्टोकियोमेट्री हमारे को यही बताती है। यानी जैसे अब आप कोई खाने पीने की चीज़ ही बनाते हो आप, तो रेसिपी तो आपको पता ही होगा, उसकी एक रेसिपी हम फॉलो करते हैं। तो उसमें हमारे को पता होता है कि भाई जो सब्सटेंस हम बना रहे हैं उसका जितना अमाउंट बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए आप जिन सब्सटेंसेस को यूज़ कर रहे हो आप उनका भी अमाउंट हमारे को कैलकुलेटेड अमाउंट हमारे पास में मेंशन होता है कि भाई हमारे को कितनी कितनी क्वांटिटी डिफरेंट सब्सटेंसेस की लेनी है, और जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर सब्सटेंस या पर्टिकुलर कोई भी खाने पीने की चीज़ जो भी आप बना रहे हो आप उसे बनाते हो आप। ठीक है जी। तो जिस तरीके से एक रेसिपी का रोल होता है किसी भी सब्सटेंस को बनाने में, तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि स्टोकियोमेट्री क्या है, एक रेसिपी है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है जी। उसमें हमारे को सभी चीज़ें क्या होती हैं, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में लेनी होती हैं बनाने के लिए किसी भी सब्सटेंस को। ऐसे ही यहाँ पर हम किसी प्रोडक्ट को लेकर के बात करने वाले हैं और उसमें हमारे को जो रिएक्टेंट लेना होता है उसके भी मोल्स हमारे पास में जो होते हैं, जो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो हमारे लिए क्या होती है, एक डेफिनेट होती है। ठीक है जी। तो उनके बीच की रिलेशनशिप जो देती है हमारे को ब्रांच, तो वही हमारी क्या कहलाती है, आप बोलेंगे स्टोकियोमेट्री कहलाती है फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब देखिए, अब जैसे इस टर्म को डिस्कस करने से पहले मैं छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई अगर आपसे बोलते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, भाई केमिकल रिएक्शन होती क्या है, जैसे बार बार ही हम बोल रहे हैं ना भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिलेटिव क्वांटिटी को लेकर के बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है अगर हम आपसे बोलते हैं, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द
ठीक है जी। इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ आप बोल सकते हो ओल्ड बॉन्ड्स इन बिटवीन reactant molecules and forming new bonds। ठीक है जी, टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। ठीक है जी। अगर आपसे बोलते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या है, तो इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, यानी ओल्ड बॉन्ड का टूटना होता है। किसका जी? इन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच के ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकअप होना होता है एंड न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है एंड फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अगर वो बन रहा है तो उसमें रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं? ब्रेकअप होते हैं, और न्यू बॉन्ड्स का क्या होता है? वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। तो उसी को बोलते हो आप क्या जी? हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब इस स्टेटमेंट को हम किसी एग्जांपल में समझ लेते हैं कि भाई किस तरीके से आपकी ये केमिकल रिएक्शन की बात हमारी हो रही है। तो जैसे अब आप देखिए, कोई भी रिएक्शन ले लो आप, जैसे अब आप देखो H2 को लिया हमने, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम Cl2 के साथ करा रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास में? आप देखो, बैलेंस करने को रहने देते हैं, बैलेंस बाद में करेंगे। पहले अब आप देखिए, जैसे HCl बन रहा है, ये क्या बन रहा है हमारा? HCl बन रहा है। अब आपको HCl को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? H और H के बीच के बॉन्ड को ब्रेकअप करने पड़ेगा, Cl और Cl के बॉन्ड को ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा हमारा? आप देखोगे HCl बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना बेटा? तो आप क्या समझ रहे हो? आप हाइड्रोजन जब अपने बॉन्ड को ब्रेकअप करेंगे, क्लोरीन जब अपने बॉन्ड को ब्रेकअप करेंगे, तभी तो जा करके आपस में बॉन्ड बनाएंगे और HCl का फॉर्मेशन करेंगे। कोई और भी रिएक्शन ले सकते हो आप, जैसे H2 है। ठीक है जी, H2 है। अब आप यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप O2 के साथ में, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? H और H के बीच के बॉन्ड को ब्रेकअप करना पड़ेगा आपको, और आपका जो ऑक्सीजन है यहाँ इस बॉन्ड को ब्रेकअप करना पड़ेगा, तब जा करके क्या बनेगा हमारा? ये आप बोलेंगे H2O मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है जी, यानी ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकअप हो रहा है और न्यू बॉन्ड्स का जब फॉर्मेशन होता है तो उससे प्रोडक्ट बनता है, और इसी को क्या बोलते हैं कि ये हमारी क्या हो रही है? एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है जी। तो आप देख रहे हो, बात मेरी समझ रहे होगे आप, कि ओल्ड बॉन्ड को जब ब्रेक करते हैं और न्यू बॉन्ड्स का जब फॉर्मेशन होता है उनके बीच में, तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है, तो इसका मतलब हमारी क्या हो रही है? वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन वहाँ पे टेक प्लेस कर रही है। ठीक है जी। अब बात को समझिए आप यहाँ पर। अब बात ये आती है कि स्टोइकियोमेट्री का क्या रोल है भाई, यहाँ पर हम उसकी क्या ज़रूरत है हमारे पास में। अभी आप देखिए, जब आप इन बॉन्ड्स को ब्रेकअप कर रहे हो, आप इन बॉन्ड्स को जब ब्रेकअप कर रहे हो, H2 के बीच का बॉन्ड ब्रेकअप किया आपने, Cl2 के बीच का बॉन्ड ब्रेकअप किया आपने, तो HCl का 1 मोल आपने दिखाया हुआ है। और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। क्लोरीन कितने हैं हमारे पास में? 2 है। इसका मतलब हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं है भाई। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पता होगा आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जितना हम सब्सटेंस ले रहे हैं उतना ही तो उसके अकॉर्डिंग वो बन सकता है बनने वाला प्रोडक्ट। भाई अगर हमारे पास में जो अमाउंट यहाँ पर होगा रिएक्टेंट के साइड में जिससे आप प्रोडक्ट बना रहे हो आप, तो रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनली तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। जितना आप रिएक्टेंट लोगे उतने ही अमाउंट में क्या होगा हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहाँ पे टेक प्लेस करेगा। ठीक है जी। न्यूक्लियर रिएक्शन की बात को छोड़ दिया जाए तो जनरली हम इसी कॉन्सेप्ट को वहाँ पे फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मास हमारा कंजर्व नहीं है। यहाँ का मास अगर देख रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन का मास है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो बन रहा है हमारे पास में 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन का मास है। तो मास हमारा यहाँ पे कंजर्व नहीं है। तो मास को कंजर्व करने के लिए ही हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है इसको सेटिस्फाई करने के लिए ही हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, जिससे कि मास कैसा हो जाए हमारा, कंजर्व हो जाए। यानी अगर इस रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे तो हम क्या लिख देंगे भाई, H2 + Cl2
और ये क्या बन जाएगा हमारा भाई 2HCl, H2 + Cl2, ये क्या बन जाएगा हमारा 2HCl। अब आप देख लीजिए ये हमारे पास में क्या है, रिएक्शन अब बैलेंस हो गई है, मास हमारा क्या हो गया, कंजर्व्ड हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आपको। अगर हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल H2 का लेंगे तो एक मॉलिक्यूल हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे Cl2 का लेके चल रहे हैं। इसके हिसाब से क्या मिल रहा है हमारे पास में भाई, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास में किसके मिल रहे हैं जी, HCl के मिल रहे हैं। और रिएक्शन आप देख रहे हो हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं होता आगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आगे 1 है, यहाँ पर Cl2 के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो ये क्या है हमारा 1 है। तो ये जो 1 और 1 जो मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये क्या है हमारे पास में, अगर इन दोनों की बात करें तो ये हमारे पास, इसी को बोलते हो आप स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं इन्हीं को ही। ठीक है जी, जो हम यहाँ पर आगे वैल्यूज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हम इसको फॉलो कराने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। तो बैलेंस करने के लिए जो भी वैल्यू आप यहाँ पर आप मॉलिक्यूल्स की दिखा रहे हो आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, तो वही क्या हमारे पास में स्टिकियोमेट्रिक क्या हमारा कोफिशिएंट है। ठीक है जी, अब आप देखिए सेम यहाँ पर ऐसी O2 वाले केस में भी है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 है। अभी आप देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 2 मोल लगा देते हैं भाई वाटर के, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन क्या हो गए 4 हो गए, तो यानी इसके हिसाब से क्या हो जाएगा भाई 2H2 हो जाएगा। तो यानी अब आपसे इस रिएक्शन के ऊपर वाली रिएक्शन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आप बोलेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास में भाई 2H2 प्लस में O2 और ये क्या हो गया हमारे पास में 2H2। तो ये कितने हो गए हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल, ये कितने हो गए हमारे पास में 1 मॉलिक्यूल, और ये क्या हो गया हमारे पास में वाटर क्या हो गया भाई 2 मॉलिक्यूल। ठीक है जी, यानी अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लेके चलेंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेके चलेंगे तो उससे हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वाटर बनेगा वो कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा उस कंडीशन में। तो आपको देखिए स्टिकियोमेट्री की बात करते हैं तो वो क्या बता रही है, एक रिलेशनशिप दे रही है कि भाई कितनी क्वांटिटी सब्सटेंस की रिक्वायर्ड होती है अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाना है तो। ठीक है जी, कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे हमारे पास में देखो N2 है, इसकी रिएक्शन आप H2 के साथ में कराते हो आप, तो ये हमारा NH3 बन जाता है, ये हमारा क्या बन जाता है जी NH3 बन जाता है। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, एक काम करते हैं N को बैलेंस कर लेते हैं, 2NH3 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यानी ये क्या हो जाएगा 3H2। अगर आप ये 1 मॉलिक्यूल ले रहे हो आप, ठीक है जी, 1 मोल ऑफ N2 की बात करेंगे, अगर हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 की बात करेंगे तो इसके हिसाब से हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा भाई, आप बोलेंगे 3 मॉलिक्यूल चाहिए होगा। ठीक है जी, उसके हिसाब से ये जो NH3 बनेगा वो कितना बनेगा जी हमारा, बोलेंगे हम भाई 2 मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा जी 2 मॉलिक्यूल बनेगा हमारा NH3। अब आप देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई मैं Na मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ आपसे, Na मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, Na मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ। अगर मैं N2 के Na मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से H2 के कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास में लेने पड़ेंगे मुझे, तो क्या बोल देंगे 3 इंटू में Na मॉलिक्यूल्स, और इसके हिसाब से प्रोडक्ट कितना बनेगा हमारे पास में 2 इंटू में Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, अब अगर आपसे मैं बताऊं आपको, या आपको पता होगा पहले से कि भाई Na जो इक्वल टू होता है इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कोई भी पार्टिकल्स हो, यानी कोई भी क्वांटिटी अगर बोलें कि हम एवोगैड्रो नंबर के अंदर कितनी होती है, तो आपका 6.023 इंटू में 10 की पावर 23। यहाँ मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग बात हो रही है तो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल मेंशन किया हुआ है। अब इतने मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है जी, किसके अंदर पाए जाते हैं, ये हमारे 1 मोल के अंदर।
यानी कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल है तो इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने के बराबर होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, इतने के बराबर होती है। यानी अगर Na मॉलिक्यूल की बात चल रही है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास में 1 मोल हो गया। यहाँ पे 3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो ये हमारे पास में क्या हो गया, 3 मोल हो गया। अब यहाँ पे 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो इसका मतलब ये हमारा 2 मोल हो गया। अब जो हमें बेसिकली जो यूनिट हमने ज़्यादातर जो यूज़ करनी होती है वो ज़्यादातर हम ये मोल वाली यूनिट को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। किसकी टर्म में, स्टोइकियोमेट्री के टर्म में, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ही एक छोटी वैल्यू होती है। मॉलिक्यूल आपको मालूम है बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, इसको मेजरमेंट में प्रॉब्लम आती है। लेकिन मोल क्या है, एक बड़ी क्वांटिटी होगी जिसको मेज़र करना हमारे लिए क्या होता है, काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर जो हमारी बात होती है वो मॉलिक्यूल को ना लेकर के हम क्या लेकर के बात करते हैं, मोल को लेकर के बात करते हैं। तो 1 मोल 3 मोल अब मिल रहे हैं आपस में, यानी 1 मोल ये और आपका 3 मोल्स अगर हम H2 इसके साथ में रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2 मोल ऑफ NH3 बन रहा है। क्या बन रहा है जी हमारे पास में, 2 मोल ऑफ NH3 बन रहा है। अब थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाते हैं हम। जैसे कि देखिए अब आप इधर ध्यान दीजिए। अब आप अगर मैं मोल कंसेप्ट की बात करूं, पिछले फॉर्मूलों की बात करूं जो मैंने ऑलरेडी आपको कराए हुए हैं, थोड़ी सी बात हम और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे N इक्वल टू आपको पता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, फॉर्मूला था हमारा क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मोल की टर्म में फॉर्मूला था हमारा। और डेट इज आल्सो इक्वल टू क्या बोलते हैं भाई हम, W अपॉन M। N इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन M के बराबर भी होता है। और एक और भी था हमारा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिया था आपने, तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस अपॉन 22.4, ठीक है जी। तो आपको ये मोल की टर्म में फॉर्मूले थे हमारे। मैंने आपको 3 डिफरेंट केसेस बताए थे मोल कंसेप्ट के केस में। तो आपका इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब जैसे यही इक्वेशन है हमारी, जैसे अब आप N2 ले रहे हो आप, और ये आपने 3H2 के साथ में रिएक्शन कराई और ये आपका क्या बन गया है, 2NH3। अगर मैं आपसे बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मोल, तो ये क्या हो गया आपका 1 मोल, और ये क्या हो गया हमारे पास में 3 मोल, और ये क्या हो गया हमारे पास में, आप बोलेंगे 2 मोल, ठीक है जी। मोल की टर्म में बात हो गई, इसी इक्वेशन को मोल की टर्म में लिया आपने। देखिए अब इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी अगर हमने बात करनी है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी अगर बात करनी है तो 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। या 1 मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब आप बोलेंगे Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 होगा, यानी कहने का मतलब है। ऐसे ही हमारे पास 3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो हम बोलेंगे भाई 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, NH3 हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई क्या जी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अब मैं आपसे बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास। तो अगर हमारे पास नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 ग्राम होता है। N2 है तो कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, तो आपका 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 ग्राम। इससे बनेगा कितना हमारा, 14 + 3 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 34 ग्राम, ठीक है जी। तो यानी आप देख रहे हैं कि भाई 34 ग्राम ही हमारे पास में क्या है, N2 और H2 का मास है। और इससे बनने वाला जो मास है वो क्या हमारा NH3 का कितना है हमारा, वो भी आपका 34 ग्राम ही है।
तो आप यहाँ पर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है, इसका मतलब फॉलो हो रहा है। अब देखिए, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है जी। तो 1 मोल के लिए एसटीपी कंडीशन में, एट एसटीपी बात करनी है आपने, तो कितना वॉल्यूम होता है जी, तो बोलेंगे हम भाई, तो 1 इंटू में 22.4 लीटर, ठीक है जी। यानी N2 कितना होगा जी, बोलेंगे तो हम कितना लेना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हमारे को, 22.4 लीटर। और ये क्या हमारा 3 मोल है, तो इसका मतलब 3 इंटू में 22.4 लीटर, ठीक है जी। हमारे को हाइड्रोजन चाहिए होगा, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा हमारे पास में, 2 इंटू 22.4 लीटर आपका NH3 बनेगा ये। तो ये मैंने अलग अलग टर्म्स में आपसे बात करी, इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है जी। तो आप स्टिक्योमेट्री की बात आप इन अलग अलग टर्म्स में कर सकते हो आप। बाकी जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा कंसेप्ट आपके और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। फिलहाल मैं समझता हूँ कि बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, नोट डाउन कर लीजिए आप।